गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीत आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सेकंड पेपर से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज है और ये प्रिंसिपल बैच की सीरीज में 30 क्वेश्चन हैं और जो 6 यूनिट मैंने आपको कराई हैं डिटेल्ड स्टडी में, उन 6 यूनिट से सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। मीनाक्षी जी, वेरी गुड इवनिंग। फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज। हाँ, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। लक्ष्मी जी नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को, सभी टीचर्स को। वेरी गुड इवनिंग आशुतोष जी, गुड़िया जी, वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को प्रणाम। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए क्योंकि अभी स्क्रीन पर 14 लोग कनेक्ट हुए हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन आपको देख लेना है ध्यान से। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में 4 नवंबर 1948 को गठित हुआ था भारत सरकार द्वारा, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें तलाशना है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार ने 14 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया था। यहाँ पर थोड़ा सा ये 14 नवंबर हो गया, यहाँ पे इसको 4 नवंबर आप कर लें। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया था। दूसरा है, शिक्षण विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों का शिक्षण सत्र परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त कम से कम 180 कार्य दिवसों का हो। तीसरा विकल्प है, उच्च शिक्षा का वित्तीय भार केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें। ऑप्शन डी है, आयोग में कुल 17 सदस्य थे। और आप लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत करेक्ट आंसर बताया है, राइट आंसर बताया है। 17 जो सदस्य थे ये राधा कृष्णन आयोग में नहीं थे, ये 17 सदस्य जो थे वो कोठारी आयोग में थे। तो इसलिए इसका आंसर पहला सही होगा, डी सही होगा। ये कथन विश्वविद्यालय के आयोग के संदर्भ में ठीक नहीं है। दूसरा, जो राधा कृष्णन आयोग था इसमें 10 सदस्य थे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किस आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 1959 में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की शुरुआत की। ऑप्शन 4 हैं हमारे पास विकल्प, श्री माली समिति, मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग। तो सेकेंड का आंसर कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, आप लोगों ने इसका 2D बताया है, ए 2D नहीं है और बी भी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर भी थर्ड है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस कमीशन में सिफारिश की गई थी कि एनएसएस और जो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर है, तो 1959 में एनएसएस को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस स्कीम को शुरुआत दी गई थी या इसको सिलेबस में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर सी है, मीनाक्षी जी ने बताया है, दौलत सिंह जी ने बताया है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है, सेकेंड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। 4 विकल्प हैं हमारे पास। पहला विकल्प है भारतीय शिक्षा आयोग, दूसरा है राधा कृष्णन आयोग, तीसरा है कोठारी आयोग और चौथा ऑप्शन है मुदालियर आयोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर प्लीज। और ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। देखिए मीनाक्षी जी, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये भी कमीशन है, शिक्षा के संदर्भ में है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय आयोग का रिवीजन होना जरूरी है क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं तो शिक्षा से रिलेटेड वहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि राधा कृष्णन आयोग आपके सिलेबस में नहीं है और आप लोगों ने बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर बताया है। राधा कृष्णन आयोग में
ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन 4 है हमारे पास। ताराचंद समिति 1948-49 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन बी है आचार्य नरेंद्र देव समिति 1952 में गठित हुई थी, और ये समिति जो थी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में गठित की गई थी। ऑप्शन सी है मुदालियर कमीशन 1952-53, और ऑप्शन डी है कोठारी कमीशन 1964-1966। देखिए 4C ये क्वेश्चन जो है बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं। हाँ, ताराचंद समिति इसका राइट आंसर होगा। ताराचंद समिति मुदालियर आयोग से पहले इसका गठन हुआ था, और इसमें सर्वप्रथम ताराचंद समिति में ही बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया गया था। उसके बाद मुदालियर आयोग का गठन हुआ, और मुदालियर आयोग ने भी बहुउद्देशीय स्कूल विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछ रहा है वो सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम जो है वो ताराचंद समिति में सिफारिश की गई थी। बिल्कुल राइट आंसर है आपका 1948-1949। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कोठारी आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? 4 विकल्प हैं हमारे पास। 4%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 8%, और ऑप्शन डी है 10%। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर प्लीज। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी 6 का आप आंसर मत दीजिए, 5 का आंसर दें आप लोग। हाँ बिल्कुल राइट आंसर बताया है आप लोगों ने, 6% रखा गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत डॉट 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 को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे पास 4 विकल्प हैं, शैक्षणिक क्रियाओं को, ऑप्शन बी अधिगम को, ऑप्शन सी व्यवहार को, और ऑप्शन डी प्रदर्शन को। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आंसर प्लीज 6 का। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है, 6 का ए होगा। शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत शैक्षणिक क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, ताकि जो शिक्षकों के कला कौशल हैं इनमें वृद्धि हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, संप्रेषण का सही अनुक्रम होगा क्वेश्चन नंबर 7। और ये संप्रेषण अभी रिसेंटली ये टॉपिक खत्म हुआ है, तो आप लोगों की मेमोरी में होगा। क्वेश्चन नंबर 7, संप्रेषण का सही अनुक्रम है मैसेज सेंडर रिसीवर, ऑप्शन बी मैसेज रिसीवर सेंडर, और ऑप्शन सी है सेंडर मैसेज रिसीवर, ऑप्शन डी है रिसीवर सेंडर मैसेज। क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ध्यान से आप लोग आंसर दें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, पर्याप्त समय है अपने पास। हाँ अजीत पाठक जी सी बता रहे हैं, और 7 का हाँ बबीता जी सी बता रही हैं, दौलत सिंह जी सी बता रही हैं, रीता जी सी बता रही हैं, और पूर्णिमा चौहान जी 7C बता रहे हैं। बिल्कुल राइट है, गुड़िया जी सी बता रही हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि जब हम इसका क्रम देखते हैं तो सबसे पहले प्रेषक होना चाहिए सेंडर, और उसके बाद मैसेज अर्थात संदेश, और संदेश के बाद जो ग्राहता होता है रिसीवर प्राप्त करने वाला तो उसको हम रिसीवर कहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा सही अनुक्रम जो होगा संप्रेषण का वो सी होगा, सेंडर मैसेज और रिसीवर। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी संप्रेषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन संदेश संरक्षण का माध्यम है? संदेश संप्रेषण का माध्यम है। ऑप्शन 4 हैं उच्चारित, ऑप्शन बी पहला ऑप्शन था उच्चारित, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी भावभंगिमा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये संरक्षण शब्द लिखा हुआ है, इसको संप्रेषण कर लें आप, संप्रेषण।
और एट डी बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर है। उच्चारित अर्थात मौखिक, लिखित और भावभंगिमा, इन सभी के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है, डी होगा इसका। मौखिक संप्रेषण होता है, लिखित संप्रेषण होता है और भावभंगिमा जिसे हम बॉडी गेस्चर्स के नाम से जानते हैं, ये भी संप्रेषण का माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त है, बहुत कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है और ध्यान से आंसर दें आप लोग पढ़कर। ऑप्शन ए है प्रेषक और ग्राही दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। ऑप्शन बी, ग्राही की मानसिक योग्यता उच्च होनी चाहिए। ऑप्शन सी, प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए। सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए। ऑप्शन डी, प्रेषक की भाषा दक्षता उच्च होनी चाहिए। भाषा दक्षता उच्च होनी चाहिए। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर प्लीज। और अजीत पाठक जी सी बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोगों ने बताया है, 9 सी। देखिए, जो अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं उसके लिए आवश्यक शर्त जो है वो ये होती है कि जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है, ये सांस्कृतिक, जो हम संस्कृति होती है, प्रत्येक संस्कृति की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, व्यवहार प्रतिमान होते हैं। तो एक ही संस्कृति के लोग जो हैं उनके जो व्यवहार पैटर्न होते हैं वो समान होते हैं। तो वहाँ पर जो अशाब्दिक विचारों का आदान प्रदान होता है तो वो लोग आसानी से समझ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 4 हैं हमारा, विकल्प 4 हैं। पहला है स्पष्टता। ऑप्शन बी, अवधान। ऑप्शन सी, संबंध। ऑप्शन डी है पदानुक्रम। आंसर 10 का दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दीजिए। हाँ, देखिए, आप लोगों ने इसका जो सी बता रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो संबंध शब्द है, संबद्धता होगा। संबद्धता, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो ध्यान जो होता है वो प्रभावित करता है यदि हम किसी को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। हाँ, अवधान मीनिंग का मतलब होता है अटेंशन। अटेंशन यानी कि ध्यान, ध्यान, कंसंट्रेशन जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पदानुक्रम होगा, क्योंकि जो प्रभावी संप्रेषण के लिए स्पष्टता होनी चाहिए, ये क्लैरिटी संप्रेषण में होना चाहिए। दूसरा, अवधान, ध्यान भी संप्रेषण को प्रभावित करता है। यदि हम किसी की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो मैसेज समझ नहीं पाते हैं। तीसरा है संबद्धता होनी चाहिए। संबद्धता से तात्पर्य होता है कि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो छात्र अथवा जो ऑडियंस है उससे संबंधित होना चाहिए, तभी वो आपको सुनेगा। ऑप्शन डी पदानुक्रम है। पदानुक्रम का कोई सिद्धांत नहीं होता है संप्रेषण में, और पदानुक्रम अधिकारियों का होता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, पदानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, किसने कहा है? और ये फैक्ट डेफिनेशन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जिसको बिल्कुल राइट पता हो वही लोग इसको बताएं। तो आशीष जी ने 11 ए बताया है, और हाँ, अजीत पाठक जी ने भी ए बताया है। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर जो डेफिनेशन है, ए डेफिनेशन पीटर ड्रकर ने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निर्णय के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण होते हैं? डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 है हमारा, और 4 ऑप्शन हम देखते हैं। पहला विकल्प है, यह मूल रूप से एक मानवीय प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी, यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, यह एक बौद्धिक कार्य है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी विशेषताएं निर्णय की होती हैं। हाँ, आप सभी लोगों ने बहुत रैपिडली आंसर बताया है, और बहुत बिल्कुल सही आंसर बताया है, राइट आंसर बताया है। निर्णय की जो विशेषताएं जब हम देखते हैं तो मानवीय प्रक्रिया होती है। विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना ही निर्णय होता है। बौद्धिक कार्य है, निर्णय लेना आसान काम नहीं होता है, और तो उसमें बुद्धि का प्रयोग करना होता है। तो इसलिए चारों विशेषताएं, तीनों विशेषताएं जो हैं वो निर्णय प्रक्रिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक अच्छे निर्णय का निम्न आधार बन सकता है। ऑप्शन ए सामाजिक आधार, ऑप्शन बी आर्थिक आधार, ऑप्शन सी वैधानिक आधार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर प्लीज। और हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है। एक अच्छे निर्णय का आधार बन सकता है सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, वैधानिक आधार और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है? 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए उदाहरण देना, ऑप्शन बी चित्रमय प्रदर्शन, ऑप्शन सी कहानी सुनाना, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। 14 बी का अजीत पाठक जी 14 बी बता रहे हैं, भारती जी बी बता रहे हैं, आशुतोष जी बी बता रहे हैं, और सुनीता पांडे जी बी बता रही हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट आंसर आप सभी जी ने बताया। अनिल नौटियाल जी, प्रदीप जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है। इसका चित्रमय प्रदर्शन ए अशाब्दिक संप्रेषण होगा। उदाहरण देना मौखिक संप्रेषण हो जाता है, कहानी सुनाना भी मौखिक संप्रेषण है, और प्रश्न पूछना भी मौखिक संप्रेषण है। चित्र में प्रदर्शन करना ये अशाब्दिक संप्रेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मूल्यांकन लाभप्रद है। ऑप्शन ए शिक्षकों के लिए, ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक के लिए, ऑप्शन सी प्रधान विद्यालय प्रबंधक के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, बहुत क्विकली आंसर दिए हैं आपने, डी बता रहे हैं आप सभी लोग, और बिल्कुल राइट आंसर है। मूल्यांकन जो है वो शिक्षकों के लिए भी लाभप्रद होता है, प्रधानाध्यापक के लिए भी लाभप्रद होता है, और विद्यालय प्रबंधक के लिए भी लाभप्रद होता है। जितने लोग शिक्षा प्रक्रिया से जुड़े होते हैं सबके लिए मूल्यांकन बेनिफिशियल साबित होता है। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। राज्य विश्वविद्यालयों में हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोगों ने बताया। राज्यपाल के द्वारा राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज होती हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाती है। तो बिल्कुल राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन है। तंत्र विभिन्न भागों का परस्पर संयोजन है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिलकर एक इकाई के रूप में परिणत होते हैं। उपरोक्त कथन है, 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए जे ए मार्टिन, ऑप्शन बी मैसी एवं डगलस, ऑप्शन सी फ्याल और ऑप्शन डी साइमन। क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज आंसर। देखिए, हाँ, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेफिनेशन है और इसलिए चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। ये डेफिनेशन जे ए मार्टिन ने दी है, क्योंकि जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जब हमें पता नहीं होते हैं तो इनको बार बार पढ़ना होता है, क्योंकि मेमोरी में कुछ समय बाद जब हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं तो मेमोरी से निकल जाते हैं। तो इसीलिए हर टेस्ट सीरीज में 2-4 स्टेटमेंट जो डेफिनेशन से क्वेश्चन होते हैं वो इसलिए मैं रखता हूँ। तो अनिल नौटियाल जी ने ये बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है, जे ए मार्टिन की ये डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है। पर्यवेक्षण वाली यूनिट से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रशासनिक व्यवस्था करना, ऑप्शन बी संचालन करना, ऑप्शन सी व्यवस्था करना, ऑप्शन डी आकलन करना। शिक्षा पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर प्लीज। देखिए, ये क्वेश्चन अवधारणात्मक क्वेश्चन है और आप लोग अभी इसका राइट आंसर तलाशें। और जो शिक्षा पर्यवेक्षण होता है, पर्यवेक्षण जो है हम वो व्यवस्थित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए पर्यवेक्षण करते हैं ताकि विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां हों ठीक प्रकार से चलती रहें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, प्रशासनिक व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। शैक्षिक नेतृत्व में मुख्य बाधा है। हाँ, मीनाक्षी जी ने राइट बताया है, 18 ए। 19 क्वेश्चन अब देखते हैं। शैक्षिक नेतृत्व में मुख्य बाधा है। ऑप्शन ए राजनीतिक दबाव, ऑप्शन बी वित्तीय समस्या, ऑप्शन सी अशिक्षित व्यक्तियों का प्रबंधन समिति में होना, ऑप्शन डी ये सभी। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है। और जब हम देखते हैं नेतृत्व में जो बाधाएं होती हैं, समस्याएं क्रिएट होती हैं, तो तीनों जगह से निकल कर आती हैं सामने। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, 19 डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए नीति निर्धारण करना, ऑप्शन बी विद्यालय कार्यों में संबंध स्थापित करना, ऑप्शन सी शैक्षिक साधनों का उपयोग करना और ऑप्शन डी है ये सभी। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है, सभी लोगों ने, 20 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान पाठ्यचर्या में जिन आधुनिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है वे हैं। ऑप्शन ए बहुसांस्कृतिक शिक्षा, ऑप्शन बी यौन शिक्षा, ऑप्शन सी नशीली दवाइयों का दुरुपयोग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर प्लीज। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दिया है आशीष जी, मीनाक्षी जी ने, गुड़िया जी ने।
और सभी लोगों का, आप सभी लोग जितने स्क्रीन पे हैं, आशुतोष जी, प्रदीप जी, भारती जी, प्रकाश पाठक जी, अजीत पाठक जी, अनिल जी, सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। वर्तमान पाठ्यचर्या में जिन आधुनिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है वो बहुसांस्कृतिक शिक्षा, यौन शिक्षा, नशीली दवाइयों का दुरुपयोग, ये सभी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में कौन पाठ्यचर्या का प्रतिफल है? ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी गृहिणी, ऑप्शन सी छात्र और ऑप्शन डी खिलाड़ी। बहुत अवधारणात्मक क्वेश्चन है और भारती जी सभी लोग इसका 22 का सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है। पाठ्यचर्या एक आउट प्रोसेस इनपुट करते हैं, पाठ्यचर्या जो कंटेंट पढ़ते हैं उस कंटेंट को पढ़कर जो आउटपुट के रूप में बाहर निकल कर आता है वो छात्र होता है, छात्र में व्यवहार परिवर्तन होते हैं। तो इसका राइट आंसर 22 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आधुनिक पाठ्यचर्या से आशय है कि नवीनतम ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र, ऑप्शन बी तकनीकी ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र, ऑप्शन सी सामाजिक समरसता का क्षेत्र, ऑप्शन डी नवीन अनुभूतियों व खेल का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बहुत अवधारणा पर एक क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल आपके पास है, इसलिए एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ें आप लोग। आधुनिक पाठ्यचर्या से आशय है, हाँ मीनाक्षी पंत जी ने राइट आंसर बताया है। आधुनिक पाठ्यचर्या से आशय है नवीनतम ज्ञान और अध्ययन क्षेत्र को पाठ्यचर्या में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निर्देशन के प्रयोजन के संबंध में क्या सत्य है? क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशन के प्रयोजन के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए निर्देशन तनाव और कुंठाओं को बढ़ाता है, ऑप्शन बी निर्देशन विद्यार्थियों की केवल शैक्षिक आवश्यकताएं ही पूरी करता है, ऑप्शन सी निर्देशन में शिक्षित बेरोजगारों की सहायता नहीं निर्देशन शिक्षित बेरोजगारों की सहायता नहीं करता है, ऑप्शन डी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण गहन और व्यापक निर्देशन की आवश्यकता है। गहन शब्द यहाँ पर आप कर लें, गहन और व्यापक निर्देशन की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ धीरेन्द्र मिश्रा जी ने डी बताया है, आप सभी लोगों ने डी बताया है 24 का, और बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। निर्देशन तनाव और कुंठाओं को बढ़ाता नहीं है, घटाता है, गलत हो जाता है। निर्देशन विद्यार्थियों की केवल शैक्षिक नहीं उनकी और आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, भावात्मक आवश्यकताएं हों या बौद्धिक रूप से उनकी कुछ समस्याएं हों। नेक्स्ट है निर्देशन में शिक्षित बेरोजगारी की सहायता नहीं करता है, निर्देशन सहायता करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोरोग नहीं है? ऑप्शन ए विकल्प न्यूरोसिस, ऑप्शन बी साइकोसिस, ऑप्शन सी साइकोपैथ और ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। ये आपका मानसिक स्वास्थ्य से क्वेश्चन लिया गया है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोगों ने बताया है। डिसलेक्सिया एक पठन दोष होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। बाकी न्यूरोसिस, साइकोसिस और साइकोपैथ तीनों मानसिक विकृतियां हैं। न्यूरोसिस जो पीड़ित होता है उसमें व्यक्ति अपने गलत मानसिक दृष्टिकोणों के कारण भ्रम मस्तिष्क में क्रिएट कर लेता है और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है, मानसिक बीमारी है। साइकोसिस भी मानसिक पागलपन होता है, साइकोसिस। तीसरा साइकोपैथ, ये मानसिक रूप से विकृत ऐसे लोग होते हैं जो अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं। और डिसलेक्सिया जो होता है वो हमारा पठन दोष होता है, जो पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, तो ये मानसिक बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी मानसिक स्वास्थ्य से लिया गया क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा में दिमागी बीमारी के लिए की गई शल्य क्रिया के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन बी आयुर्वेद की बृहदश्रयी चरक श्रुत एवं बाणभट्ट की संहिताओं में रोगों के दो आश्रम स्थल माने गए हैं, शरीर और मन। ऑप्शन बी सी सत्वावजय चिकित्सा आयुर्वेद में मानसिक रोगों के लिए की जाती है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर प्लीज। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया है। क्वेश्चन 26 का डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की एकीकरण शिक्षा योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विकलांगों से, ऑप्शन बी प्रौढ़ से, ऑप्शन सी बच्चों से, ऑप्शन डी इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 27। भारती डबराल जी ने ए बताया है, मीनाक्षी जी ने ए बताया है, धीरेन्द्र मिश्रा जी ने ए बताया है और बिल्कुल राइट आंसर है। जो एकीकरण प्रोग्राम था ये हल्के रूप से जो विकलांग बच्चे थे उन बच्चों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने के संदर्भ में ये योजना चलाई गई थी। 1974 में भारत सरकार ने एकीकरण योजना का शुभारंभ किया था। तो विकलांग बालकों से संबंधित है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता निम्न में से किसमें है? ऑप्शन ए शैक्षिक प्रक्रिया को गति देना, ऑप्शन बी प्रयासों का एकीकरण करना, ऑप्शन सी मानवीय संबंधों का विकास करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप लोग। मीनाक्षी जी, प्रकाश पाठक जी, गुड़िया जी, सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। और ये आपकी फैक्ट मेमोरी स्तर को चेक करेगा ये क्वेश्चन। फ्रेंच उद्योगपति हेनरी फ्योल ने कहा कि संस्थान के कार्यों में सुधार लाने के लिए प्रबंधकों को प्रशिक्षण देना चाहिए। ऑप्शन बी टेलर ने वर्ष 1900 के प्रारंभ में प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण को रखा था। ऑप्शन सी वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्हें लोक प्रशासन की विचारधारा का जनक माना जाता है या उन्होंने प्रस्तुत की। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29। और आप सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है। ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बालक का सर्वांगीण विकास करने हेतु आवश्यक है। व्यवहारिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सामाजिक निपुणता, सामाजिक निपुणता, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी कुशलता और ऑप्शन डी है ए सभी। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, आप सभी लोगों ने राइट आंसर बताया है। 30 का डी होगा, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है सामाजिक रूप से निपुण हो, सामाजिक चेतना का विकास हो, उसमें आत्मनिर्भरता हो, कुशलताएं हो और ये सभी विशेषताएं सभी क्षमताएं बच्चा विकसित कर लेगा, तभी उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा। और शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोगों ने बताया है। तो आज आपका ये टेस्ट था। कल आपकी 5 बजे क्लास शुरू होगी और जो 6 यूनिट चल रही है वहाँ से ही कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए गुड डे।